Good morning, all of you. Myself, Dr. Harshita Rathod, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी। अभी तक आप लोग पढ़ चुके हैं बारंबारता और बारंबारता वितरण क्या होता है और बारंबारता वितरण की उपयोगिता क्या है। आज हम बात करेंगे बारंबारता वितरण किस तरीके से बनाया जाता है। तो इसमें मैं आपको बताऊं, जब भी हमारे पास जो मूल प्राप्तांक होते हैं उनमें कोई प्राप्तांक कितनी बार आया है वह उसकी आवृत्ति कहलाता है। और जब हम निरपेक्ष वितरण की बात करते हैं तो निरपेक्ष वितरण के द्वारा, जो कि हर स्टैटिस्टिकल मेथड के लिए आवश्यक है कि हम एक निरपेक्ष वितरण या निरपेक्ष आवृत्ति वितरण का निर्माण करें, वह निरपेक्ष आवृत्ति वितरण मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी। और जिस तरीके से गैरेट ने कहा है या गैरेट ने बताया है, निरपेक्ष आवृत्ति वितरण को उन्होंने 3 विधियों द्वारा समझाने की कोशिश की है। और ये तीनों ही विधियाँ आपके स्टैटिस्टिक्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे की सभी सांख्यिकी विधियाँ या मेथड्स जो आएंगे उन सब में आपको आवृत्ति वितरण या एक तरीके से निरपेक्ष आवृत्ति वितरण की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप लोग बहुत ध्यान से इसे समझें। गैरेट ने 3 तरीके के निरपेक्ष आवृत्ति वितरण विधियां बताई है। समावेशी विधि, जिसे इंक्लूसिव मेथड कहते हैं, अपवर्जी विधि, जिसे एक्सक्लूसिव मेथड कहते हैं, और एक वास्तविक या यथार्थ विधि, जिसे एग्जैक्ट मेथड कहते हैं। तो सबसे पहले हम समावेशी विधि की बात करेंगे। हालांकि जो आवृत्ति वितरण बनाने के स्टेप्स हैं वो लगभग सब में एक ही समान है तीनों विधियों में, सिर्फ कुछ थोड़ा सा अंतर है तीनों विधियों में जो आपको उन विधियों के साथ बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप कोई भी आवृत्ति वितरण किस तरीके से बनाया जाता है या निरपेक्ष आवृत्ति वितरण का निर्माण कैसे होते हैं उसके विभिन्न स्टेप्स को आप समझिए। सबसे पहले हम बात करेंगे आंकड़ों के आधार पे निरपेक्ष आवृत्ति वितरण 2 तरीके से बनाया जाता है। एक तब बनाया जाता है जबकि हमारे पास आंकड़े बहुत सीमित या कम संख्या में होते हैं, और एक तब बनाया जाता है जबकि आंकड़े अधिक होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे जब हमारे पास प्राप्तांकों की संख्या या आंकड़े कम है और प्रसार भी कम है। प्रसार का तात्पर्य है अधिकतम और न्यूनतम संख्या के बीच का अंतर, अर्थात आपके पास जो आंकड़े हैं उनमें अधिकतम संख्या का आंकड़ा कौन सा है और न्यूनतम संख्या का आंकड़ा कौन सा है, उन दोनों को यदि आप माइनस कर लें तो वह प्रसार या रेंज कहलाती है। तो जब आपके पास प्राप्ता अंकों का प्रसार कम हो और संख्या भी कम हो तब हम यह विधि काम में लेते हैं। आपको जैसे इस पृष्ठ पे दिखाई दे रहा होगा, कुछ रॉ डेटा लिखे हुए हैं 90, 92, 100, 99, 101, 91, 90, 92, 92, 102, 96, 99, 92, 100 और 91। तो ये कुछ आंकड़े दे रखे हैं और इनके आधार पर अगर आप देखें तो पहली ही दृष्टि में आपको पता चल जाएगा कि इनमें आंकड़ों की संख्या कम है और प्रसार भी कम है। यदि प्रसार की बात करें तो जैसा मैंने अभी बताया, आप सबसे कम अंक जो कि इस आंकड़े में 90 है और सबसे अधिकतम अंक जो इस आंकड़े में 102 है, उनको यदि आपस में माइनस कर लेंगे तो आपके पास प्रसार आ जाएगा। और यहाँ पे ये प्रसार 102 माइनस 90 अर्थात 12 अंकों का है, जो कि काफ़ी छोटा प्रसार है। तो अब आप इसके आधार पे जब आवृत्ति वितरण का निर्माण करेंगे तो आप सबसे पहले सभी आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में, आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम और अवरोही अर्थात घटते हुए क्रम में जमा लेंगे। जैसा कि आप इस सारणी में देख पा रहे हैं कि आंकड़ों को हमने आरोही क्रम में लगाया है, यानी नीचे सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और सबसे ऊपर सबसे बड़ा अंक। प्राप्ता अंकों की तरफ आप देखें तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि यह आरोही क्रम में प्राप्ता अंकों को जमा दिया गया है, व्यवस्थित कर दिया गया है। अब आप अपने रॉ डेटा में चेक कर सकते हैं कि कोई एक अंक
जैसे यदि मैं उदाहरण के तौर पे लूँ 90, वो कितनी बार आया है। तो आप जब रॉ डेटा में या मूल डेटा में देखेंगे तो आपको पता चलेगा 90 अंक 2 बार आया है, अर्थात 90 की आवृत्ति 2 हो जाएगी। इसी तरह 91 अंक भी 2 बार आया है, उसकी आवृत्ति 2 हो जाएगी। 92 अंक को अगर आप देखें 92 को, तो वह मूल आंकड़ों में 4 बार दिखाई दे रहा है, अर्थात उसकी आवृत्ति 4 है। तो इस तरह आप सभी आंकड़ों को उनकी संख्या के आधार पर उनकी आवृत्ति निकाल लेंगे और आवृत्ति वाले कॉलम में आप प्रत्येक अंक की आवृत्तियां लिख देंगे। सभी आवृत्तियों को यदि आप जोड़ेंगे तो वो आपके मूल प्राप्तांकों की संख्या अर्थात n के बराबर होगी, जो आपको इस सारणी में दिखाई दे रहा है। n = 15, अर्थात आपकी आवृत्तियां 15 है और अगर आप मूल आंकड़ों को काउंट करें तो वो भी 15 ही है। तो इस तरीके से जब आपके पास आंकड़ों की संख्या कम और प्रसार कम हो तो इस तरीके से निरपेक्ष आवृत्ति वितरण का आप निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो आप दूसरा, जब हमारे पास आंकड़े अधिक हों और उनका प्रसार भी काफ़ी अधिक हो तो किस तरीके से हम आवृत्ति वितरण बनाएंगे वह समझाया गया है। यहाँ आपको उदाहरण 1 में दिखाई दे रहा होगा कि काफ़ी सारे अव्यवस्थित आंकड़े आपको इसमें नज़र आ रहे हैं। अब जब हम बड़े या अधिक संख्या के प्राप्तांकों का आवृत्ति वितरण बनाते हैं तो हम कुछ स्टेप्स का या चरणों का पालन करते हैं। कुछ उसके स्टेप्स हैं बनाने के। तो यहाँ आपको लगभग 5-6 स्टेप्स दिखाई दे रहे होंगे, जैसा कि इसमें है प्राप्तांकों का प्रसार, वर्गांतर, वर्गांतर के अंदर भी 4 आपके पॉइंट्स हैं, वर्गांतर का आकार, वर्गांतरों की संख्या, वर्गांतरों की शुरुआत और वर्गांतर का क्रम। तीसरे पॉइंट है टैली और चौथा पॉइंट है आवृत्तियाँ। जिस तरीके से अभी आपने छोटे डेटा के लिए आवृत्ति वितरण का निर्माण किया, इसमें भी इसी प्रकार आप करेंगे। सर्वप्रथम आप प्राप्तांकों का प्रसार ज्ञात कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्राप्तांकों के प्रसार का सूत्र रहेगा उच्चतम प्राप्तांक माइनस निम्नतम प्राप्तांक, यानी कि रेंज = HS माइनस LS। यहाँ आप इस उदाहरण 1 में चेक करें तो आपको पता चलेगा कि उच्चतम प्राप्तांक 80 है जबकि न्यूनतम प्राप्तांक 30 है। और यदि हम इन दोनों को माइनस कर लें तो हमारा प्रसार या रेंज आ जाएगी जो कि 50 या 50 कहलाएगी। अब इसमें गिलफर्ड ने एक और सूत्र दिया है कि क्योंकि सांख्यिकी में हम कई चीज़ें आगे आप चलकर पढ़ेंगे कि कई चीज़ें हम ओवरऑल बनाने के लिए या उसको संगठित करने के लिए करते हैं, तो उन्होंने एक अलग सूत्र दिया जिसमें उन्होंने रेंज को HS माइनस LS +1 उन्होंने जोड़ दिया और उसी को उन्होंने प्रसार माना है। ताकि क्योंकि अगर आपके पास यदि अंकों में 0.5 का होगा, यदि आपके पास उच्चतम अंक में 0.5 या निम्नतम अंक में 0.5 है, तो ऐसी अवस्था में आप किस तरीके से उसको इंक्लूड करेंगे। 0.5 को राउंड ऑफ करने के लिए ही उन्होंने +1 को जोड़ दिया है। तो अब जो आपका गिलफर्ड के अनुसार सूत्र है वो है उच्चतम प्राप्तांक माइनस निम्नतम प्राप्तांक +1, और इस आधार पे इस उदाहरण 1 का जो प्रसार निकल कर आता है वो है 51। इसके बाद जब आपका प्रसार निकल आया, अब आप वर्गांतर की बात हम करेंगे। अभी आपने जो कम आवृत्ति वाले में किया वहाँ आपने खाली एक एक वर्ग बना लिया, एक एक अंक का वर्ग बनाया था। अब चूँकि आपके पास प्रसार अधिक है तो आप एक एक नंबर को नहीं लिख पाएंगे, उससे आपको अधिक सुविधा नहीं मिलेगी। तो यहाँ आप वर्गांतर या क्लास इंटरवल बना सकते हैं। क्लास इंटरवल का तात्पर्य है आप कुछ अंकों को एक एक समूह में जोड़ लेंगे। जैसा कि आपने पिछले वाले में देखा, यदि हम निम्नतम से उच्चतम की ओर चलें तो यहाँ सबसे छोटा अंक आपको 30 है, तो हम 30 से 34 इस तरीके का एक वर्गांतर बना सकते हैं। उसके बाद हम 35 से 40 एक वर्गांतर बना सकते हैं।
इस तरह से करते हुए हम कई वर्गांतरों का निर्माण कर सकते हैं और उनमें जो अंक हैं वे हमारे मूल आंकड़ों में कितनी बार आए हैं उसके आधार पर हम उनकी आवृत्ति पता लगा सकते हैं। चूँकि यहाँ हम समावेशी या इंक्लूसिव मेथड का उपयोग कर रहे हैं, समावेशी विधि का मतलब है कि आप जो आवृत्ति वितरण बनाते हैं उसमें प्रत्येक वर्गांतर की उच्चतम सीमा उसी वर्ग में निहित होनी चाहिए। अर्थात जैसा मैंने बताया, यदि आप 30 से 34 का एक वर्गांतर बनाते हैं तो 30, 31, 32, 33 और 34 अर्थात उसकी उच्चतम सीमा भी उसी वर्गांतर में होगी। और इसी तरीके से आप बाकी के सारे वर्गांतर बनाएंगे। 34 से आप आगे चलें तो अगला वर्गांतर आपका 35 से 39 हो जाएगा। उससे अगला वाला वर्गांतर आपका 39 से 44 हो जाएगा। इसको मैं आपको इस टेबल में दिखा पा रही हूँ। देखिए इस टेबल में 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, 45 से 49, इस तरह करते हुए हमने आरोही क्रम में वर्गांतर बना दिए हैं जो हमारे आंकड़ों के अनुसार हैं। और इसी को यदि आप अवरोही क्रम में बनाना चाहें तो सबसे नीचे सबसे बड़ा अंक आ जाएगा 80 से 84, 75 से 79, 70 से 74। इस तरीके से आप करते हुए सबसे छोटे अंक तक पहुंच जाएंगे। तो इस तरह आप आरोही या अवरोही क्रम में वर्गांतरों का निर्माण कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे वर्गांतर में ही वर्गांतर का आकार कितना रखना है। जैसा अभी आपने इस उदाहरण में देखा, हमारे वर्गांतर का आकार 5 अंकों का था। अर्थात 30 से 34 तक की अगर हम बात करें तो 30, 31, 32, 33 और 34 ये 5 अंक आपके एक वर्गांतर में आ रहे हैं। तो यही आपके साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल या वर्गांतर का आकार कहलाएगा। और आप वर्गांतर का आकार ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला भी काम में ले सकते हैं, जिसमें प्राप्त अंकों का प्रसार डिवाइडेड बाय वर्गांतर की संख्या। अर्थात यदि आपको वर्गांतर का आकार पता लगाना है तो आपके अंकों का प्रसार आप ऊपर लिख लेंगे और उसको आप भाग दे देंगे जितने भी आप वर्गांतर बनाना चाह रहे हैं। जैसे यदि इस में हम उदाहरण में देखें तो बता रखा है रेंज हमने 50 निकाली थी, और यदि हम क्लास इंटरवल या वर्गांतर 11 बनाना चाहते हैं तो हमारे पास 4 इनका भागफल जो आएगा वो 4.54 आएगा, जिसको कि हम राउंड ऑफ करके 5 कर लेंगे। अर्थात वर्गांतर का आकार या साइज़ 5 रहेगा। यानी हम 5-5 अंकों का या 5-5 अंकों को इंक्लूड करते हुए एक वर्गांतर बना लेंगे। इसी तरीके से यदि आपके पास वर्गांतर का आकार पता हो और प्रसार पता हो तो आप वर्गांतर की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए जो इसमें फॉर्मूला दे रखा है वह है वर्गांतर की संख्या इज इक्वल्स टू प्राप्तांकों का प्रसार भाग वर्गांतर का आकार। और इसमें +1 कर दिया है ताकि जो मैंने आपको पहले भी बताया 0.5 की अगर कोई दिक्कत हो उसे हम दूर कर सकें। तो इस तरीके से वर्गांतर की संख्या ज्ञात होगी आपको। 50 आपका प्रसार है, और चूंकि अभी हमने बात की कि हम अगर वर्गांतर का साइज़ 5 का लें, 5-5 अंकों को इंक्लूड करें तो डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, और उसमें आप +1 करेंगे तो आपके पास वर्गांतरों की संख्या 11 आ जाएगी। तो इस तरह करते हुए आप इन दोनों सूत्रों के द्वारा या तो वर्गांतर की संख्या अथवा वर्गांतर का आकार ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वर्गांतर की शुरुआत कैसे करनी है। जैसा कि आपको पता है, आप जब वर्गांतर शुरू करेंगे तो सबसे छोटा जो अंक है वहाँ से आप वर्गांतर आरंभ करेंगे, और ये वर्गांतर तब तक बनते रहेंगे जब तक कि आपका मूल अंकों का जो मैक्सिमम अंक या सबसे बड़ा अंक नहीं आ जाता, तब तक आप वर्गांतर बनाते रहेंगे ताकि आपके मूल आंकड़ों के सभी अंक वर्गांतरों में शामिल हो जाएं। और इसी तरीके से वर्गांतरों को जब आपको क्रम देना होगा
तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 2 क्रम में आप इनको लगा सकते हैं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम में नीचे सबसे छोटा अंक और ऊपर सबसे बड़ा अंक आता है, जबकि अवरोही क्रम में या डिसेंडिंग सीरीज़ में सबसे बड़ा अंक नीचे और सबसे छोटे अंक ऊपर आते हैं। कोशिश यही करनी चाहिए आपको कि आप सदैव आरोही क्रम का उपयोग करें, क्योंकि मैक्सिमम जो आपके सांख्यिकी की विधियां चलेगी उसमें इसी का उपयोग किया जाता है। तो आप सबसे पहले प्रश्न में जब भी आपको मूल आंकड़े अगर दिए हों तो आप उनकी आरोही क्रम में एक वर्गांतर की सीरीज़ बना लें। इसके बाद टैली आता है। टैली का सिंपल सा अर्थ है आपके पास जो अंक या उस वर्गांतर में जितने अंक हैं वे जितनी बार आए हैं उनको आप टैली के द्वारा एक लाइन खींचकर आप काउंट कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें आपको दिखा रखा है टेबल नंबर 1 में टैली या अंक दंड। तो जितने अंक आपके पास आए हैं आप उनको काउंट करते हुए टैली कर लेंगे एक डंडी लगाकर, और वही अंक आप उस तरीके से वहाँ पे लिख देंगे जो कि उसकी आवृत्ति कहलाएगी। अर्थात यदि आपके पास 30 से 34 आपका वर्गांतर है तो आप अपने मूल आंकड़ों में जाकर चेक करेंगे कि 30, 31, 32, 33 और 34 ये 5 अंक कितनी बार आपके मूल आंकड़ों में आए हैं। जैसा कि इसमें दिखा रहा है 2 बार आया है, तो हमने यहाँ पे इसकी आवृत्ति 2 लिख दी है। इस तरह करते हुए आप सभी वर्गांतरों की आवृत्तियाँ लिख लेंगे, और जैसा मैंने पहले भी बताया आवृत्तियों का कुल योग आपके आंकड़ों के कुल योग के बराबर होगा। अर्थात जितने टोटल आपके पास प्राप्तांक हैं वह n कहलाता है, उसे हम n से डिनोट करते हैं, वही आपके आवृत्तियों की संख्या होनी चाहिए। आप इससे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप वर्गांतर और आवृत्तियों को बना लेंगे। अब ये सारे ही स्टेप आपको तीनों जो आप शुरू में मैंने बताई, आपके समावेशी विधि, अपवर्जी विधि और वास्तविक या यथार्थ विधि, तीनों विधियों में ये सारे के सारे स्टेप इंक्लूड होंगे। इन सभी स्टेप्स को करते हुए आपको श्रेणियाँ बनानी है। लेकिन ये श्रेणियाँ किस तरीके से बनेगी ये मैं अपवर्जी, समावेशी और यथार्थ में क्या अंतर है वो आपको इस टेबल के द्वारा मैं समझाऊंगी। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, क जो टेबल है वो आपकी समावेशी से अपवर्जक श्रेणी कहला रही है। इन श्रेणियों को एक बार आप थॉरोली देख लें। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।